आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की सीरीज़ में हम एसएससी जेईई के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है 2005 से 2019 के बीच का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ हमारी फर्स्ट जो ईयर का पेपर था यानी कि 2005 का, वो हमारा कवर हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से आज हम 2007 के पेपर को डिस्कस करेंगे। एसएससी जेईई में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको एक्चुअल में पूछे गए एग्जाम में, उस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। 2007 के आज पेपर को डिस्कस करेंगे। केवल हम यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चन को। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसएससी जेईई का जो पेपर था आपका 2010 से पहले आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे टेक्निकल से, और अभी का जो पैटर्न है उसमें हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल से। तो 2009 तक आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे हर सेट में। 2010 के बाद आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी सामग्री के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उस पर तनाव डालकर उसे छोटे परिच्छेद में खींचा जा सकता है। किसी कोई भी आपकी सामग्री है उसके उस गुणधर्मों को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उस पर तनाव डालकर, जैसे कोई भी सामग्री आपकी, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, इस पर हम अगर तनाव डाल रहे हैं तो उसको अगर तनाव डालकर उसे छोटे परिच्छेद में अगर हम खींच सके तो उसको हम क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। तन्यता कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। जो भी थियरी है उसको पूरे डीप में नहीं जाना है, केवल आपको क्वेश्चन के लेवल को और क्वेश्चन को समझना है कि किस सब्जेक्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेवल क्या है क्वेश्चन का। यहाँ पर पेपर के माध्यम से हम यही समझ रहे हैं। डिटेल में देखने के लिए आप इस चैनल पे और भी लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियोज़ के, जो आपको सीरीज चलती रहती है ऑब्जेक्टिवेशन के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। बढ़िया ईंट का मिट्टी में मृत्तिका और सिल्ट का अनुपात होना चाहिए कम से कम। बढ़िया ईंट की जो मिट्टी होती है उसमें मृत्तिका और सिल्ट का अनुपात कितना होना चाहिए कम से कम। तो बी ऑप्शन आपका सही है, 50%। नेक्स्ट हम देखते हैं, सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 आपके कथन दिए गए, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन दिया गया, चूना मुक्त अवस्था में मिलता है, चूना जिप्सम से बनाया जाता है, चूना डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सी ऑप्शन आपका है ये सही आंसर है, चूना डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों का अनुपात होता है। जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जो हम पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं, तो उसका अनुपात क्या होता है, कौन से मटेरियल कितनी मात्रा में हम यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चूना हम जो लाइम यूज़ करते हैं 63%, सिलिका हम 22% यूज़ करते हैं, और जो भी अदर्स मटेरियल है वो हम 15% यूज़ करते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट के यौगिक जो जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करते हैं और पहले जमते हैं वह है। सीमेंट के यौगिक कंपाउंड्स कौन है जो जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करके पहले जमते हैं। तो 4 कंपाउंड्स आपके होते हैं, C3S, C2S, C3S और C4AF। C3A, C2S, C3S और C4AF 4 कंपाउंड है। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड आपका पहले जल के साथ क्रिया करता है, तुरंत क्रिया करता है और पहले जमता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका मतलब है आपका C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका पहले तुरंत क्रिया करता है जल के साथ और पहले जमता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टिम्बर का संशोषण किया जाता है। टिम्बर का जो हम सीजनिंग करते हैं वो क्यों करते हैं ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में आपको टिम्बर से अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, टिम्बर से सैप निकालने के लिए, जो भी उसमें रस की मात्रा होती है तो उसको निकालने के लिए हम टिम्बर का संशोषण यानी कि सीजनिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आयरन और स्टील के काम के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला बेस है।
अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग बेस हम यूज़ करते हैं। पेंट का ये क्वेश्चन है, पेंट एंड वर्निसेस से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो यहाँ से देखिए, आयरन और स्टील के काम के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला बेस कौन सा बेस हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं? तो लाल सीसा यानी कि रेड लेड का जो बेस होता है वो हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिटुमन को किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपको बताना है, बिटुमन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका है, ठोस अवस्था में एस्फाल्ट कहते हैं, बिटुमन को हम क्या कहते हैं? अर्ध तरल अवस्था में खनिज टार कहते हैं, तरल अवस्था में हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन जो आपके दिए गए, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ठोस अवस्था में बिटुमन को हम एस्फाल्ट बोलते हैं, अर्ध तरल अवस्था में हम खनिज टार बोलते हैं, और तरल अवस्था में हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भूपृष्ठ की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है यदि सर्वेक्षण का विस्तार कितने से अधिक होगा तो भी भूपृष्ठ की वक्रता को हम ध्यान में रखेंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, हर जगह एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सर्वे का क्वेश्चन है ये। 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक, जब भूपृष्ठ की वक्रता 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होगी तो उससे सर्वेक्षण का विस्तार जब 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है तो उससे भूपृष्ठ वक्रता को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सुस्थित त्रिकोण का कोई भी कोण कितने से कम नहीं होना चाहिए? एक सुस्थित त्रिकोण का कोण कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो 30 डिग्री से कम नहीं होता है। ये भी आपका सर्वे का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, महामार्ग बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, अनुदैर्ध्य परिच्छेदों की ज़रूरत होती है। दूसरा ऑप्शन आपका है, अनुप्रस्थ परिच्छेदों की ज़रूरत होती है। तो महामार्ग बनाने के लिए हमारे दोनों परिच्छेदों की, दोनों सेक्शन की ज़रूरत होती है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चक्रम सर्वेक्षण में समवृत्तीय त्रुटि का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है समवृत्तीय त्रुटि का? 2 प्रकार के एरर आपके होते हैं, तो इसमें से आपका समवृत्तीय त्रुटि के बारे में पूछा जाता है। चक्रम के समृद्ध न हो पाने की वास्तविक दूरी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, चक्रम के समृद्ध न हो पाने की वास्तविक दूरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, उच्च संपीडितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका को व्यक्त करने के लिए प्रतीक है। अलग अलग मृत्तिका को अलग अलग सिंबल से हम डिनोट करते हैं, पहचानते हैं, उनका अलग अलग सिंबल है। तो यहाँ पर अकार्बनिक मृत्तिका को व्यक्त करने के लिए उच्च संपीडितता वाली अकार्बनिक मृत्तिका को किससे हम व्यक्त करेंगे? तो बी ऑप्शन आपका सही है, सी एच से। सी मीन्स आपका क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबिलिटी, और एच मीन्स हाई, तो उच्च संपीडितता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि रिक्ति अनुपात यानी कि वाइड रेशियो आपका 0.67 है, जल की मात्रा आपका 0.188 है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 2.68 है, तो मृदा की संतृप्त मात्रा है, मृदा का संतृप्त मात्रा आपसे पूछा जा रहा है। सॉइल से न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा बनते हैं, और इस पॉइंट पे जो भी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वाइड रेशियो से रिलेटेड, पोरोसिटी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सॉइल से, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। आपका यहाँ पर रिक्त अनुपात, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपसे पूछा जा रहा है। आपका रिक्त अनुपात यानी कि यहाँ पर ई का मान दिया गया 0.67, जल की मात्रा आपकी दी गई है 0.188, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का जो मान है 0.188 दिया गया है, और फिर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि कैपिटल जी का मान आपका दिया गया है 2.68। तो ये तीनों मान आपके मिले हुए हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम निकालते कैसे हैं और इसका फार्मूला क्या है अभी हम देखते हैं। एक बहुत ही छोटे फार्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। ये फार्मूला आपका होता है, बहुत सारे फार्मूले इसके, या सी इजकल टू डब्लू जी, ये स्मॉल डब्लू है आपका डब्लू जी। तो यहाँ पर आपका ई का मान पता है, डब्लू का मान पता है, जी का मान पता है, और यस का मान निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो परसेंटेज में होता है। तो यस का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? यस इजकल टू डब्लू जी अपन ई से, डब्लू जी अपन ई से निकालेंगे। डब्लू का मान हमारा है 0.188, यहाँ हम देखते हैं 0.188 डब्लू का मान है, जी का मान हमारा है 2.68, और ई का मान हमारा है 0.67 इंटू 100 हम कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज में दिखाते हैं। तो यहाँ से आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिलेगा 75%। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो इस फार्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा,
निकाल के देख लीजिए, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा WG/E से। यहाँ से W का मान पता है, G का मान पता है, E का मान पता है, तो S का मान हम परसेंटेज में निकालेंगे, तो यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन मिथ्या है यानी कि गलत है। 4 कथन आपके दिए गए, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि ए ऑप्शन पे जो कथन दिया गया है वो गलत है। बालू तल की अपेक्षा मृत्तिका निक्षेप अधिक सरंध्र होते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि मृदा का स्पेसिफिक ग्रेविटी जी द्वारा व्यक्त किया जाए और रिक्त अनुपात ई हो तो जल दाब प्रवणता यल व्यक्त किया जाएगा। जल दाब जो प्रवणता है आपका वो यल किससे व्यक्त किया जाएगा ये आपको बताना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है और रिक्त अनुपात ई है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को। जल दाब प्रवणता आपका जो यल का मान है वो G-1/1 + E से व्यक्त किया जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण में निम्नलिखित दोष पाया जाता है। प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण में डायरेक्ट जो सीए टेस्ट हम करते हैं उसमें कौन सा दोष पाया जाता है। यहाँ से आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अपवाद दशाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, रंध्र जलदाब को मापा नहीं जा सकता, विफलता मैदान पर अपरूपण प्रतिबल एक समान नहीं होता, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, त्रिअक्षीय परीक्षण प्रायः किया जाता है। ट्राईएक्सियल जो टेस्ट होता है हम कहाँ पर करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए, असंगठित अनप्रवाहित परीक्षण के रूप में, संगठित अनप्रवाहित परीक्षण के रूप में या अनप्रवाहित परीक्षण के रूप में। तो तीनों ऑप्शन आपके सही आंसर है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के रूप में। नेक्स्ट हम देखते हैं, मृदाओं के लिए संघनन समय क्या होता है। मृदाओं के लिए संघनन समय क्या है, तो संपीडिता वृद्धि के साथ बढ़ता है, पारगम्यता वृद्धि के साथ घटता है, प्रतिबल में परिवर्तन से स्वतंत्र है। तो तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से मिथ्या कथन चुनिए यानी कि गलत कथन कौन सा दिया गया ये आपको बताना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो भी तीनों ऑप्शन दिए गए तीनों आपके सही आंसर है, ऑप्शन है, और इसमें से कोई गलत कथन नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तरल के लिए अपरूपण प्रतिबल को कणीय विरूपण की दर के अनुक्रमानुपाती पाया गया, उस तरल का वर्गीकरण इस तरह किया जाता है। कैसे हम करेंगे उसका वर्गीकरण, न्यूटनी तरल के रूप में करेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू नली दाबांतर मापी मापता है। यू नली आपका क्या मापता है, डी ऑप्शन सही आंसर है, किसी बिंदु पर यथार्थ दाब। यू नली जो दाबांतर मापी है आपका किसी बिंदु पर यथार्थ दाब मापता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वेंचुरी मापी में एक विभेदी मकरी जल दाबांतर मापी उसके अंतर्गम तथा कंठ के साथ संयोजित है। पाइप में एक निर्दिष्ट विसर्जन के लिए दाबांतर मापी का गज पाठ्यांक क्या होगा। तो ये ऑप्शन से यहाँ पर सही है, वेंचुरी मापी के अभिविन्यासों से स्वतंत्र होगा। गेज पाठ्यांक आपका वेंचुरी मापी के अभिविन्यासों से स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, गलत कथन है बताइए बर्नौली समीकरण के लिए। बर्नौली समीकरण के लिए कौन सा कथन गलत है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, तरल का आदर्श गैस होना जरूरी है, तो ये कथन आपका बर्नौली समीकरण के लिए गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, गलत कथन पहचानिए, इसमें भी गलत कथन पहचानना है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, किसी निर्दिष्ट प्रवाह में प्रवाह की धारा के गिर्द भंवर श्यानता स्थिर होती है, तो सी ऑप्शन से यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी भी आकार की चैनलों पर लागू होने वाला फ्रॉड संख्या जो फ्रॉड नंबर होता है को परिभाषित करने में प्रयुक्त लंबाई पैरामीटर है। प्रयुक्त लंबाई पैरामीटर क्या है, द्रव्य त्रिज्या, हाइड्रोलिक जो आपका रेडियस होता है द्रव्य त्रिज्या, ये आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक 90 डिग्री वी नॉच के ऊपर विसर्जन Q = 1.37 H/5/2 के रूप में दिया जाता है, जहाँ Q मीटर के ऊपर सेकंड में और H है मीटर में। जो भी नॉच का CD आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका ये न्यूमेरिकल दिया गया है हाइड्रोलिक से, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका Q का मान दिया गया है Q = 1.37, Q = 1.37 H/5/2, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। Q का जो फार्मूला आपको होता है Q = K
एस पे पावर 5/2। तो यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे इसको। के का मान हमारा हो जाएगा 1.37। के की जगह पे आपका क्या दिया गया है 1.37। तो के का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, के का क्या फार्मूला होता है 8/15 CD √2G tan θ/2 इंटू tan θ/2, ये आपका फार्मूला है के का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे CD का मान। CD का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री दिया गया है। के का मान आपका 1.37 यहाँ से मिल गया। और इसका जी का मान तो आपको पता ही है 9.81 होता है। तो इसमें हम सारे मान रख के सी डी का मान निकाल लेंगे। सी डी का मान आपका आ जाएगा 0.5799, जो आपका 0.58 के बराबर है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप फार्मूले की मदद से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी पंप की विशिष्ट चाल विमाएँ होती हैं। तो पंप की विशिष्ट चाल की विमाएँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपके विमाएँ होंगी एल पे पावर 3/4, टी पे पावर -3/2। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी नगर की जल की कुल आवश्यकता का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है, किस आधार पर करते हैं हम। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, घंटे की अधिकतम मांग के आधार पर। किसी नगर की जल की कुल आवश्यकता का निर्धारण हम घंटे की अधिकतम मांग के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गलत कथन चुनिए। 4 कथन आपके दिए गए, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, स्लुइस वाल्व जल का प्रवाह केवल एक दिशा में होने देने के लिए लगाए जाते हैं और एक प्रवाह को रोकते हैं। तो ये कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जल में कुल ठोस द्रव्य किसकी मौजूदगी के कारण होते हैं। तो कुल जो ठोस द्रव्य होते हैं जल में, वो हमारे निलंबित और घुले हुए कण की मौजूदगी के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीवेज में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, कौन से होते हैं, कौन से हो सकते हैं। तो विब्रियो कोलेरी, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सीवेज में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया आपके विब्रियो कोलेरी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सतत प्रवाह जल अवसादन टैंक द्वारा हटाए जाने के लिए उद्दिष्ट कणों का निषेधन वेग होना चाहिए, कितना होना चाहिए, टैंक के पृष्ठ भारण से अधिक। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न पीएच पर क्लोरीनीकरण के लिए अपेक्षित संस्पर्श होता है, संस्पर्श में क्या होता है, कम होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी सीवेज उपचार संयंत्र में एक ग्रिड कक्ष में क्या होता है। तो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला आपका है, प्रवाह वेग 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन से 0.9 से 1.2 मीटर गहराई रखी जाती है, या फिर जो आपका डेट समय है 1 मिनट होता है। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो पास स्नानागार तथा रसोई से अपशिष्ट जल को आने देता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, नहानी पास। नेक्स्ट देखते हैं, इम्फाह, देखिए इम्हाफ शंकु का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं। तो निषेधनीय कण निर्धारित करने के लिए इम्हाफ शंकु का प्रयोग हम करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सीवर में बह रहे अपशिष्ट जल का स्वतः मार्जनी वेग होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही है, न्यूनतम प्रवाह पर न्यूनतम वेग 0.45 मीटर पर सेकेंड रखा जाए। नेक्स्ट देखते हैं, कंक्रीट स्लैब में सिकुड़न से क्या होता है, श्रिंकेज से क्या होता है आपका कंक्रीट स्लैब में। तो तनन दरारें होती हैं, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कंक्रीट स्लैब में श्रिंकेज से तनन दरारें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा स्थिति अभिकल्पन विधि में लिमिट स्टेट मेथड में आपका एफई 415 छड़ों से प्रबलित एक धरन के उदासीन अक्ष की अधिकतम गहराई है, कितनी होगी। तो 0.48 डी। ये अलग अलग के लिए अलग अलग, जैसे एफई 500 के लिए अलग होगा, 415 के लिए अलग है। तो ऐसे 415 के लिए आपका 0.48 डी होगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे का निचला सिरा जमीन में आबद्ध है, यानी कि फिक्स है। खंभे का ऊपरी सिरा इधर उधर हिलने को स्वतंत्र है तथा उससे एक बिजली का तार जुड़ा हुआ है। तो खंभे की प्रभावी लंबाई है, कोई खंभा आपका, उसका एक सिरा आपका फिक्स है और दूसरा सिरा आपका फ्री है।
तो इससे आपको प्रभावी लंबाई को पता करना है। ये 5 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा है। तो प्रभावी लंबाई हमारी क्या होगी, यहाँ पर देखिए अलग अलग के, जैसे मान लीजिए एक सिरा फिक्स है और दूसरा फ्री है, दोनों फिक्स है, या फिर वन फिक्स एंड अदर हिंज्ड, फिर बोथ आर हिंज्ड। तो ऐसे अलग अलग के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो अगर आपका एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है तो उसके लिए प्रभावी लंबाई निकालने का फार्मूला है यल इजकल टू 0.8 यल। ये यल आपका दिया गया है 5 मीटर, और स्मॉल यल आपको प्रभावी इफेक्टिव लेंथ आपको निकालनी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 0.8 इंटू 5 से। 0.8 इंटू यल का मान हम 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 दिया गया है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.0 मीटर। तो स्मॉल यल यानी कि प्रभावी लंबाई का मान आपका आ गया 4.0 मीटर। ये आपका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 mm मोटाई के एक तनन उपांग में लगाए जाने वाले रीटों को अधिकतम केंद्र से केंद्र दूरी है। 10 mm मोटाई का एक तनन उपांग है, टेंशन जो आपका इस मेंबर है उसमें लगाए जाने वाले रीटों को अधिकतम केंद्र से केंद्र दूरी क्या होती है, 160 mm। ये हम कैसे निकालते हैं अधिकतम केंद्र से केंद्र की दूरी, तो तनन उपांग के लिए आपका अलग होता है, यानी कि टेंशन मेंबर के लिए अलग होता है, और कंप्रेशन मेंबर के लिए अलग फार्मूला होता है। टेंशन मेंबर के लिए आपका कितना होना चाहिए, 16T या आपका 200 mm, दोनों में से जो कम होगा, जो लिस्ट होगा जिसका मान कम होगा वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर टी का मान आपका 10 mm दे दिया है, ये आपका टेंशन मेंबर के लिए है, याद रखेंगे। तो यहाँ से 16 में हम टी का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 का, तो 160 आ जाएगा, और एक आपका 200 दिया है। दोनों में से मिनिमम कौन है, 160 है, तो आंसर आपका 160 है। दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होता है। और यहीं पर हम कंप्रेशन मेंबर के लिए भी जान लेते हैं क्या होता है फार्मूला, 12T या 200 mm, दोनों में से जो लिस्ट होगा 12T या 200 mm, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हम यूज करते हैं। तो अगर कंप्रेशन मेंबर होता तो टी यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करते टी में, लेकिन यहाँ पर टेंशन मेंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 16T या 200 mm में से जो भी कम होगा, टी का मान आपका 10 mm दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका 160 mm आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वेल्ड जोड़ प्रकार का नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है विषम वेल्ड, ये वेल्ड जोड़ प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं दो या ज्यादा संरचनात्मक उपांगों जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं को जोड़ने में काम आने वाला प्लेट है। कौन सा प्लेट हम लगाते हैं, तो गजेट प्लेट लगाते हैं। ये आपका स्टील डिजाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। दो या ज्यादा संरचनात्मक उपांगों जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं को जोड़ने में हम गजेट प्लेट का यूज करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विदैशिक स्लैब में यानी कि 2A स्लैब के अभिकल्पन में स्लैब की गहराई निकालने के लिए क्या जानना जरूरी है, तो इस जो आपका छोटा स्पान होता है, स्मॉल स्पान, उसको जानना जरूरी है, छोटा स्पान जो आपका होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक शुद्धालम्ब प्रबलित कंक्रीट धरन का स्पष्ट विस्तार 5 मीटर है तथा प्रभावी गहराई 0.5 मीटर है। धरन पर कुल संवितरित भार यानी कि यूडीएल लोड आपका आ रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर धरन का अविकल्प कर्तन बल है, आपको शियर फोर्स का मान बताना है। तो कैसे हम निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इस पे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हो आपको याद होना चाहिए कि अगर जो आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड की बात की जा रही है, सिंपली सपोर्टेड है तो दो केस होते हैं उसमें, एक यूडीएल लगता है लोड और एक पॉइंट लोड। ऐसे ही कैंटिलीवर में आपका होता है, कैंटिलीवर बीम है तो दो केस आपका होगा, एक यूडीएल लोड लगेगा, एक बार पॉइंट लोड लगेगा। तो उसके लिए क्या क्या फार्मूले होते हैं डिटेल हम देखेंगे जब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे तब। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हम देखते हैं फार्मूला। मैक्सिमम जो आपका शियर फोर्स होता है सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूडीएल लगा होता है तो WL²/2 मैक्सिमम ये शियर फोर्स का मान है आपका WL/2 होगा। यूडीएल लगा हुआ है शुद्धालंबित यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका होगा WL/2 यहाँ से। तो यहाँ से हमारा W का मान है 0, यहाँ पर W का मान है 100 किलो न्यूटन पर मीटर और आपका विस्तार दिया है 5 मीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे WL/2 से 100 किलो मीटर ये दिया है, 5 मीटर ये दिया है, यहाँ से हम निकालेंगे तो 100 इंटू 5 WL/2 आपका होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 250 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो मैं शियर फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, यूडीएल के केस में WL/2 हो जाएगा। पॉइंट लोड होता तो आपका W/2 हो जाता,
लेकिन यहाँ पर यूडीएल दिया गया है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो WL/2 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पाद न्यू में द्विदिशा नमन की स्थिति में ध्वसन कर्तन के लिए क्रांति काट कहाँ ली जाती है? ध्वसन कर्तन के लिए क्रांति काट कहाँ लेते हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, स्तंभ के फलक से D/2 क्षैतिज दूरी पर। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य नापने हेतु प्रयोग किए जाने वाले घन की भुजा की सही लंबाई है। सीमेंट का जब हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट जब करते हैं तो उसमें हम एक क्यूब बनाते हैं, तो उसकी क्यूब की भुजा क्या होती है आपका 7.05 सेंटीमीटर या फिर 70.5 mm भी हम बोल सकते हैं, अगर mm में होता तो। यहाँ पर सेंटीमीटर में तो 7.05 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओपीसी का अपेक्षिक गुरुत्व अधिकतर कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की? तो 3.15। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट अपना अधिकतर सामर्थ्य कितने समय में प्राप्त कर लेता है? तो 1 सप्ताह में। मैक्सिमम जो सामर्थ्य होती है कंक्रीट को 1 सप्ताह में ग्रहण कर लेता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, M20 ग्रेड कंक्रीट के 15 सेंटीमीटर आकार वाले घन का 28 दिन तक तराई के उपरांत क्या सामर्थ्य होगा? तो 20 न्यूटन पर mm² या 20 MPa होता है। यानी कि जो ग्रेड आपका दिया रहता है, ग्रेड के साथ जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं कंक्रीट की होती है। तो कभी भी याद रखेंगे, इस 15 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। 28 दिन की वो तराई के बाद उसकी सामर्थ्य कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी हुई होती है, जो एम के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी रहती है। तो अगर M50 का पूछता तो यहाँ पर 50 न्यूटन पर mm² उसका आंसर होता, और M20 का पूछ रहा है तो 20 न्यूटन पर mm² आंसर होगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चौड़ाई D तथा गहराई B वाले एक आयताकार काट, चौड़ाई यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा D दिया है और गहराई B दिया है, तो आयताकार काट का बीचों बीच गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है, जड़त्व आघूर्ण क्या है? तो चौड़ाई यहाँ पर अपोजिट दिया है, D दिया है, गहराई तो BD/12 आपका होता है। तो चौड़ाई आपका D दिया है और गहराई B दिया, तो DB/12 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कंक्रीट धरन में अधिकतम तनन प्रबलन है, अधिकतम मैक्सिमम जो तनन प्रबलन कितना होता है? तो 4% BD। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार आपसे एग्जाम में। तो 4% BD, B आपकी चौड़ाई है, D आपकी गहराई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट का विशिष्ट सामर्थ्य कितने दिनों में नापा जाता है? तो 28 दिन में नापते हैं हम। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, कंक्रीट का जो भी विशिष्ट सामर्थ्य होता है 28 दिनों में हम मापते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक वृत्ताकार स्तंभ में उदग्र दंडों की न्यूनतम संख्या होती है। जो भी उदग्र दंड होते हैं यानी कि वर्टिकल स्टीरप्स होते हैं, उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है? वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर कॉलम में तो 6 होती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कैंटिलीवर धरन की तनन छड़ों का बद्ध आलम में स्थिरण होना चाहिए। ये भी आप क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो LD ये आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको ये सारे जो भी टॉपिक मिल रहे हैं आपको ईयर वाइज क्वेश्चन, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिलेगा। जब ये हिंदी वाला समाप्त हो जाएगा सीरीज तो आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट स्लैब में उच्च पराभव सामर्थ्य इस्पात की न्यूनतम मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 0.12% BD। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कंक्रीट स्लैब में मुख्य छड़ों का अधिकतम अंतराल है, मुख्य छड़ों का अधिकतम अंतराल कितना होता है? 3D। डी आपका डया है, 3D यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, दो प्लेटों को जोड़ने के लिए एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाएगा? दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हम फिलेट वेल्ड लगाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक रिवेट जोड़ के विफल होने का कारण है, क्या कारण हो सकता है? पहला आपका दिया केवल प्लेट का फट जाना, केवल रिवेट का कर्तन में विफल होना, या फिर केवल प्लेट या रिवेट का धारण में विफल होना। तो तीनों कारण आपके सही हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, 14 mm सामान्य व्यास रिवेट का सकल व्यास क्या होगा? ग्रास डया आपसे पूछ रहा है। तो जब भी किसी भी रिवेट का जो सामान्य व्यास है आपका 25 mm तक हो, 25 mm हो या 25 mm से कम हो, तो उसके सामान्य व्यास में अगर सकल व्यास निकालने के लिए हम 1.5 ऐड करते हैं, 1.5 ऐड करते हैं। और जब हमारा 25 mm से अधिक होता है तो सकल व्यास निकालने के लिए हम 2 mm ऐड करते हैं। तो ये हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब सामान्य व्यास आपका 25 mm है उससे कम दिया हो तो 1.5 ऐड करेंगे सकल व्यास निकालने के लिए, और जब 25 mm से अधिक हो तो 2 ऐड करते हैं। यहाँ पर 25 से कम है 14 है तो 1.5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 15.5 mm। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक प्रास प्रतिधारक दीवार के स्टेम पर कर्तन बल का विकल्पन मान है, क्या होता है KARH², ये गामा है, सॉरी KA∠H²/2, ये होता है आपका स्टेम पर कर्तन बल का मान। ठीक है, अभी इसी तरह अगर आपको आगे एक और क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कर्तन बल का पूछ रहा है तो KA∠H²/2 याद रखेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा था एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, यल लंबाई वाले एक फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई है, क्या होती है प्रभावी लंबाई हम कैसे निकालते हैं, तो यल -2S से निकालते हैं। यहाँ पर यस आपका वेल्ड का माप दिया गया है, इससे हम निकाल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कर्मशाला रिवेट की तुलना में क्षेत्र रिवेट का सामर्थ्य है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, 90% होता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक इस्पाती धरणखंड में वेब किस बल का प्रतिरोध करता है। इस्पाती धरणखंड में जो वेब होता है, वेब और फ्लैंज किसे कहते हैं हम, ये आपका मान लीजिए धरणखंड है, ये आपका कोई सेक्शन आपका दिया गया T सेक्शन मान लीजिए है, तो ये हमारा ये हमारा वेब हो जाएगा, और ये हमारा वेब है, और ये हमारा फ्लैंज कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, इसका ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है कर्तन बल होगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कंक्रीट जीना गोइंग के दोनों छोरों पर टिका है, गोइंग का शुद्धालंब प्रभाव विस्तार 4 मीटर है तथा कुल उठान 3 मीटर है, जीने पर कुल संवितरित भार 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, अधिकतम नमन आघूर्ण होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला आपका वही है जो आपका सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर के लिए यूज होता है, वही फार्मूला आपका है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूडीएल लोड यहाँ पर लग रहा है तो WL²/8 हो जाएगा आपका, WL²/8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एल का मान दिया गया, डब्ल्यू का मान दिया गया है, यहाँ से ऑप्शन आपका 20 किलोन्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया, एक प्रास प्रतिधारक दीवार के स्टेम पर नमन आघूर्ण, वहाँ पर आपको कर्तन बल पूछ रहा था तो क्या आपका आंसर था, ये था KA∠H²/2 था, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा, KA∠HQ/6। ठीक है, तो यहाँ पर नमन आघूर्ण जब पूछ रहा है तो मूवमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका जहाँ पर ये वेरी करता है, तो आपका H/3 पे, बेस से H/3 पे इसका यहाँ से हमको मिल जाता है, तो यहाँ पर H/3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मूवमेंट के लिए, मूवमेंट भी लेंगे हम इसमें, तो फार्मूला तो आपका यही होगा शियर फोर्स वाला ही, इसी में हम H/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा KA∠HQ/6। तो सी ऑप्शन से दोनों हम याद रखेंगे कि जब शियर फोर्स की बात कही जा रही है कर्तन बल की, तो KA∠H²/2 आपका होता है, अगर बेंडिंग मोमेंट नमन आघूर्ण की बात की जाए तो KA∠HQ/6 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विकर्ण तनन प्रबलन हेतु ये डाली जाती है, क्या डालते हैं उसके, बेंटअप बार्स डालते हैं, नत छड़े डालते हैं विकर्ण तनन प्रबलन हेतु, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कैंटिलीवर धरन में मुख्य प्रबलन कहाँ होता है, तो कैंटिलीवर धरन में आपका उदासीन अक्ष से ऊपर छड़े, ये आपका मुख्य प्रबलन होता है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मृदु इस्पात छड़ों के स्थान पर जब HYSD छड़ प्रयोग किया जाता है, ये जल नहीं होगा जब होगा, तो अभिलाख सामर्थ्य आपकी क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है बढ़ जाती है HYSD बार जब हम यूज करते हैं, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक गांव में निर्माण कार्य हेतु स्थानीय तालाब का पानी ऐसे इस्तेमाल कीजिए, निर्माण कार्य के लिए अगर हम स्थानीय तालाब का पानी अगर यूज करते हैं, स्वच्छ पानी वैसे हमको यूज करना चाहिए निर्माण कार्य के लिए, जिसका pH वैल्यू आपका 6 से 8.5 के बीच में होता है, तो अगर हम तालाब का पानी यूज करते हैं तो छान कर उसे यूज करेंगे, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मिल जाता है किसी ना किसी तरीके से, मतलब अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, लेकिन आपका आंसर याद मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, जिप्सम आपका रिटार्डर का काम होता है, जो प्रारंभिक जमाव काल होता है उसको थोड़ा टाइम बढ़ा देता है,
तो इसी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए C3A की तीव्र क्रिया को धीमी करने के लिए, अगर जल्दी जैसे जो प्रारंभिक जमाव काल है उसको थोड़ा और बढ़ा दे, धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट हो, तो इसीलिए C3A की तीव्र। C3A आपका क्या होता है, जल के साथ ये तुरंत अभिक्रिया करता है और सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी की क्रिया को धीमा करने के लिए सीमेंट में हम जिप्सम मिलाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट की कुटाई क्यों की जाती है, कंपैक्टिंग क्यों करते हैं हम कंक्रीट की, तो घनत्व बढ़ाने में मदद हेतु, घनत्व बढ़ाने में मदद हेतु हम कंक्रीट की कुटाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कर्तन प्रबलन से मुक्त एक कंक्रीट धरन का कर्तन सामर्थ्य क्या होगा, टाउ सी वीडी होता है कर्तन सामर्थ्य एक कंक्रीट धरन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 2009 तक आपके 75 क्वेश्चन एसएससी जेईई के सिलेबस में पूछे आते थे, अभी आपके 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इस पे जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसको हम इंग्लिश वर्जन भी इसका आएगा आपका, जब हिंदी की सीरीज समाप्त हो जाएगी तो इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 3 मीटर स्पष्ट विस्तार की शुद्धावलंब धरन पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित भार है, धरन के लंबाई के बीचों बीच आने वाला कर्तन बल है। तो एक पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक नया पॉइंट जानने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कोई भी धरन है आपका, कोई भी बीम दिया गया है, तो बीम में आपका शियर फोर्स जो होता है किनारे पर मैक्सिमम होता है, जो आपके ये किनारे दिए हुए यहाँ पर, ये आप यहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, और बीच में जो आपका होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। यानी कि शियर फोर्स आपका बीच, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ पर शियर फोर्स जीरो होता है, और जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो ये लाइन हम बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो किनारे पर शियर फोर्स आपका मैक्सिमम होता है और बीच में जीरो होता है, शियर फोर्स बिल्कुल जीरो होता है मिडिल में, और मिडिल में आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है और किनारे पर बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होता है। तो ये हम याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लंबाई के बीचों बीच आने वाला कर्तन बल, तो बीच में आपका कर्तन बल होता ही नहीं है, जीरो होता है, साइड में आपका मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुनिए। तो इसी तरह की और भी वीडियो के लिए